नमस्कार दोस्तों, स्वागत हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है सूरज। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं आखिर फ्रिज कैसे वर्क करता है। फ्रिज में पानी कैसे ठंडा हो जाता है, ठंडी कहाँ से आ जाती है, पानी कैसे ठंडा होता है, उसमें कूलिंग कैसे होता है, फ्रिज में कौन सी गैस होती है, फ्रिज कैसे ठंडा करता है, फ्रिज कैसे वर्क करता है। जिससे वीडियो के एंड तक बने रहिए, जिससे आप लोग को जानकारी मिल सके कि फ्रिज आखिर ठंडा कैसे करता है, फ्रिज में आइस कहाँ से कैसे जम जाती है, फ्रिज का टेम्परेचर कितना होता है, सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। जिससे वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आप लोग को सारी जानकारी मिल सके। देखो, गर्मियों के दिनों में जो हम सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है वो होता है रेफ्रिजरेटर, क्योंकि ये हमें ठंडक प्रदान करता है या फिर हमें ठंडे पानी का सप्लाई करता है। लेकिन ये रेफ्रिजरेटर काम कैसे करता है ये हम सभी को बचपन से ही जानने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। लेकिन आज इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को इस वीडियो में देखने को मिल सकता है, और ट्रस्ट में ये काफी ज्यादा सिंपल होगा, बस आपको इस वीडियो के अंत तक देखना होगा। देखिए, ये जो रेफ्रिजरेटर होता है इसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है इसके बैक में लगा हुआ कंप्रेसर, और ये कंप्रेसर इसमें मौजूद गैस को कंप्रेस करता है, जिस वजह से इसका जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 90 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है, और इसका जो प्रेशर होता है वो तकरीबन 8 बार तक चल जाता है। और जब ये गैस बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है तब इसे इस कंडेंसर कॉइल के द्वारा सप्लाई किया जाता है, और जब ये कंडेंसर कॉइल से गुजर रहा होता है तब ये अपने हीट को लूज भी कर रहा होता है, और इस हीट को बहुत ही तेजी से लूज करवाने के लिए इसमें एक्सटर्नल रड को भी लगाया जाता है, ताकि ये अपने हीट को बहुत ही तेजी से लूज कर सके। और जब ये हॉट गैस यहाँ से गुजरते गुजरते लास्ट पॉइंट पर पहुंच जाता है तब इसका जो टेम्परेचर होता है वो तकरीबन हाफ हो जाता है, यानी कि 45 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और इसी से जुड़ा होता है हमारा कैपिलरी ट्यूब, जो कि इस रेफ्रिजरेटर का मेन पार्ट आप बोल सकते हो, क्योंकि यही वो पार्ट होता है जिस वजह से ये पूरा ही रेफ्रिजरेटर कूलिंग प्रदान करता है। दरअसल ये कैपिलरी ट्यूब इस हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट करता है, मतलब कि इसके अंदर जो हॉट गैस था उसका जो प्रेशर 8 बार था उसके प्रेशर को ये ड्रॉप कर देता है, और जब ये प्रेशर को यहाँ पर ड्रॉप कर देता है तब इसका जो गैस का टेम्परेचर होता है वो तकरीबन -29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन एक मिनट, ये हुआ कैसे, ये तो हम सभी जाने ही नहीं। दरअसल ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये कुछ नहीं, बस कॉपर वायर होता है, और इसका जो डायमीटर होता है वो तकरीबन 0.5 mm से लेकर 2.2 mm थिक होता है, और इसका जो लेंथ होता है वो तकरीबन 5 मीटर तक होता है, और इसी के वजह से ये ठंडक प्रदान करता है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, जब आप किसी भी परफ्यूम को स्प्रे करते हो तब उसके अंदर जो परफ्यूम होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा कंप्रेस किया हुआ रहता है, और जब हम लोग उसे प्रेस कर स्प्रे करते हैं तब वो जो परफ्यूम गैस के फॉर्म में निकलता है वो हम सभी को बहुत ही ज्यादा ठंडक प्रदान करता है, क्योंकि उसका जो प्रेशर होता है वो अचानक से ड्रॉप कर जाता है, और इसी के वजह से उसका जो गैस होता है वो रैपिडली ठंडा होने लगता है, और जब हमारे शरीर से टच करता है तब उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाता है। और सेम फेनोमेना यहाँ पर भी हो रहा होता है। दरअसल जब इस कैपिलरी ट्यूब में ये गैस अचानक से इंटर करता है तब इसका प्रेशर काफी ज्यादा ड्रॉप हो जाता है, यानी कि प्रेशर ड्रॉप होने से इसका जो मोलिक्यूल्स होता है उसको काफी ज्यादा एरिया मिल जाता है, वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जिस वजह से वो अपने हीट को इजीली लूज कर सकते हैं, और इसी कारण इसका टेम्परेचर तकरीबन -29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये गैस -29 डिग्री पर जाते ही बर्फ में जम जाता है, क्योंकि ये एक खास तरीके का गैस होता है जिसे हम लोग R34G भी बोलते हैं। ये एक तरीके का HFC गैस होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले रेफ्रिजरेटर में CFC गैस का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन ये गैस बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है हमारे ओजोन लेयर के लिए, इसीलिए इस गैस पर बैन लगा दिया गया। तब से हम लोग HFC गैस का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ये R34G होता है। तो हाँ, जब ये गैस यहाँ कैपिलरी ट्यूब से बाहर निकलता है तब इसका टेम्परेचर जो काफी ज्यादा कम हो जाता है, लेकिन फिर इस गैस को इस स्ट्रेनर के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जो कि एक तरीके का फिल्टर होता है, जो कि इसमें मौजूद गंदे पार्टिकल्स या फिर स्मॉल पार्टिकल को सेपरेट करने का काम करता है। और यहीं से फिर ये कोल्ड लिक्विड यहाँ से ऊपर जाता है इवेपोरेटर कॉइल के पास, और ये कॉइल नीचे वाले कॉइल के जैसा ही होता है, लेकिन ये हमारे रेफ्रिजरेटर की बॉडी से अटैच होता है, जिसमें कि हम लोग बर्फ जमाते हैं, और इसी कारण ऊपर वाले एरिया में बहुत ही जल्दी बर्फ जम जाता है, क्योंकि ऊपर में ये इवेपोरेटर कॉइल इससे अटैच रहता है। और जब यहाँ पर ये कोल्ड लिक्विड आता है तब ये यहाँ से हीट को एक्सचेंज करता है, मतलब कि जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में कुछ सामान रखते हैं तब ये वहाँ से हीट को एक्सचेंज करता है, यानी कि आपके सामान को ठंडक प्रदान करता है, और ये अपने आप में गर्म हो जाता है, जिस वजह से ये गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है तब ये वापस एक कंप्रेसर ट्यूब में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम होता है कि जब हम लोग रेफ्रिजरेटर में कोई सामान नहीं रखे हुए रहते हैं तब इस रेफ्रिजरेटर में जो कोल्ड लिक्विड होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही रह जाता है, वो हीट एक्सचेंज कर ही नहीं पाता, और इसी कारण वो इस कंप्रेसर चेंबर में इंटर कर सकता है, जिस वजह से इसमें लगा हुआ मोटर खराब हो सकता है। इसीलिए इसके आगे एक एक्यूमुलेटर भी लगा होता है, जो कि इसमें मौजूद ठंडे लिक्विड को फिर से गैस में कन्वर्ट कर देता है, और फिर इसे कंप्रेसर चेंबर
मोड में भेजा जाता है ताकि ये फिर से वही साइकिल को दोबारा रिपीट कर सके। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जब ऊपर वाले कंडेंसर चेंबर में जिसमें कि बर्फ जमा जाता है, जब वहां पर कोई पदार्थ नहीं रखा हुआ रहता है, तब इसका जो हीट एक्सचेंज हो ही नहीं पाता और इस वजह से यहाँ पर के मौजूद छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स इसमें आकर सट जाते हैं, जिस वजह से इसके हीट एक्सचेंज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसी के वजह से यहाँ पर एक हीटिंग रड भी लगाया रहता है जो कि टाइम टू टाइम इस कंडेंसर कॉइल को क्लीन करते रहता है, यानी कि इसे बर्फ से मुक्त करते रहता है। और इसी के नीचे एक छोटा सा फैन भी लगा होता है जो कि इस कंडेंसर कॉइल में जो यहाँ पर ठंडक होता है उसे इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि यहाँ पर के हर एक ऑब्जेक्ट को ये ठंडक प्रदान कर सके, ताकि हम अपने वेजिटेबल्स या फिर फ्रूट्स को सेफ रख सके लॉन्ग टर्म तक।